हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद धनेश अग्रवाल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीए नॉलेज हॉटस्पॉट पे। दोस्तों, जब भी मैं अपने जूनियर से बात करता हूं या मेरे कलीग से मेरी बात होती है तो कईयों का कहना होता है कि सर अकाउंट्स तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अकाउंट्स टफ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में लोगों से बात करी, उनसे समझा, तो मुझे जो एक चीज़ समझ आई वो ये थी कि कई जगह कई बच्चों ने अपने बेसिक्स पर काम नहीं करा होता है, या उनका जो फाउंडेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अकाउंट्स को लेकर, और इस वजह से वो वहाँ पे मात खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। और इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आप अगर उन सवालों के जवाब दे देते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा नया नहीं सीखेंगे जो आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगा। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देखिएगा, और आप ना सिर्फ इन बातों को समझेंगे बल्कि आप उनको प्रैक्टिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप कर पाएंगे। और ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए ही नहीं है। ये चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप कोई और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करेंगे उन बेसिक टर्म्स के ऊपर कि वो क्या होती है। दोस्तों, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, तो सवाल बहुत सीधे हैं। क्या आप ये समझा सकते हैं कि असेट्स क्या होती है? आपको एग्जाम्पल नहीं देने हैं, आपको उसके कोई नेचर नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि असेट्स क्या है। क्या आप किसी बेसिक लेमैन पर्सन को ये बता सकते हैं और वो उसके बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है? क्या आपके पास इसका जवाब है? मेरा पहला प्रश्न है ये कि क्या असेट क्या होती है, ये आप बता सकते हैं या नहीं। दूसरा मेरा सवाल है कि लायबिलिटी क्या होती है, आप ये समझा सकते हैं। तीसरा मेरा सवाल है कि लायबिलिटी और कैपिटल में क्या फर्क है। चौथा मेरा सवाल है एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप उसको बाइफर्केट करना बता सकते हैं कि कोई आइटम है वो मेरा असेट होगी, एक्सपेंस होगा, क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें हम, वो आप बता सकते हैं। पांचवा, क्या कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और छठा मेरा आपसे सवाल है कि ड्राइंग क्या होती है। दोस्तों, ये चित्रकारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अकाउंट्स में ड्राइंग का क्या मतलब होता है, आज के वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं। तो अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप ये वीडियो यहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन शब्दों को समझाते वक्त कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो एक बार देखें और आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी आइडिया लगेगा कि क्या प्रैक्टिकल हम इसको समझ सकते हैं, क्या इजी वे हो सकता है इनको समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, असेट्स की जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं असेट्स क्या है। और इन सारी टर्मिनोलॉजीज को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो न सिर्फ हम आज के लिए बल्कि हमारी सारी क्लासेस के लिए हम जो याद रखेंगे, वो ये है कि जब हम बोलते हैं कि ये हमारा एक पर्सन है राम, इसने एक बिजनेस शुरू करा, तो हम अकाउंट्स में जो भी बात करेंगे वो हम इस बिजनेस की करेंगे, राम की नहीं। हम अकाउंट्स में बिजनेस की बात करते हैं, पर्सन की नहीं।
अगर राम ने बिजनेस शुरू करा है तो हम राम की बुक्स नहीं बनाएंगे, या राम की बुक्स में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उसने जो ये धंधा चालू किया है, जो बिजनेस चालू किया है, उसमें कैसे एंट्रीज होगी। तो हमें ये सबसे पहले समझना है। बट हम इन सारी चीजों को समझेंगे बिल्कुल बेसिक्स के साथ में। तो असेट्स जब हम बोलते हैं तो असेट्स मतलब हो गया आपकी संपत्ति। तो दोस्तों संपत्ति, जैसे अगर मैं बात करूं एक पर्सनल आदमी के लिए, तो उसके लिए उसके घर पे जो टीवी है, जो फ्रिज है, जो उसके पास में फर्नीचर वगैरह है, वो उसकी संपत्ति है। जो उसके पास कैश है वो उसकी संपत्ति है। तो संपत्ति का मतलब क्या होता है, ये तो होगा एग्जाम्पल। अब मुझे किसी ऐसे आदमी को समझाना है कि वो ये बता सके कि ये संपत्ति है या नहीं, वो असेट है या नहीं, तो हम वो क्या बोले। तो अगर दोस्तों हम किताबों की बड़ी बड़ी भाषाओं पे जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज से जो फायदा हो रहा है, जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो। बट मैं इसको यहाँ पे बहुत सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैज अ फ्यूचर बेनिफिट टू मी, मतलब आपके पास में, आपने अपने बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस था, आपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी। क्या आपको केवल ये देखना है कि क्या वो जो मेरे पास चीज है वो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी या नहीं देगी। अगर वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है तो वो असेट है। असेट कितने तरह की होती है, क्या होती है, हम वो सब बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं कि असेट क्या होती है। तो असेट कोई भी ऐसी चीज जिसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, जिसका बेनिफिट मैंने आज नहीं खाया है, उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर तक खा सकता हूं। तो मतलब जिसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो मेरी संपत्ति है। जैसे हम बात करते हैं कैश की, तो अगर आपके पास आज कैश पड़ा है तो आप कल उससे जो भी चाहते हो वो खरीद सकते हो, तो आपको उससे एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास में आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कार खरीदी तो आप उस कार को अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हो कहीं भी आने जाने के लिए, तो वो आपकी संपत्ति हो गई। आपने कोई कंप्यूटर खरीदा तो आप उस कंप्यूटर को फ्यूचर तक यूज कर सकते हो। तो एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर एंड कैन बी अवेल्ड एज अ बेनिफिट इन द फ्यूचर ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ असेट। सिंपल, आपको कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बेसिक देने की नहीं है। अगर आप ये समझा देते हैं कि भाई ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो मेरी संपत्ति है। इसको हम आगे और एग्जांपल से समझेंगे। तो दोस्तों आपने यह समझा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका मुझे फ्यूचर में फायदा मिलेगा वो हमारा संपत्ति है, यानी असेट है। इसको आप अगर अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर भी लगा के देखते हैं तो आप जब बोलते हैं कि भाई आज मेरे पास में बंगला है, गाड़ी है, घर है, तो ये सब क्या होता है, ये आपकी संपत्ति होती है। हम किसी के पास भी देखते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि यार इसके पास में इतनी सारी संपत्ति है, इसके पास इतनी सारी असेट्स है। तो वो असेट्स क्या है, क्योंकि उसको जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, जिसके ऊपर उसका हक है, राइट। तो इट शुड बी ओन बाय द पर्सन, यानी कि ओन बाय द बिजनेस होना चाहिए पहली चीज। इसका बेनिफिट होना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। और तीसरा, इट ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की तो इट शुड बी मेजरेबल इन मनी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका आपको बिजनेस में फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो हमारी है, हम उसे असेट बोलेंगे। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एनीथिंग विच इज गिविंग यू बेनिफिट फॉर फ्यूचर इज असेट, खत्म। ऐसे ही दूसरी जो हमारी हमने बात करी थी कि लायबिलिटी क्या है। तो दोस्तों लायबिलिटी क्या है, यानी कि आपके ऊपर कितना भार है, कितना बोझ है, कितने दायित्व हैं जो आपको पूरे करने हैं। अब जैसा कि जब हमने इसको थोड़ा सा हिंदी करा तो हम वैसे ही मतलब समझ जाते हैं कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भार, किसी भी तरह का कोई बोझ, किसी भी तरह का कोई दायित्व जो कंपनी को पूरा करना है, मतलब एनीथिंग विच इज पेएबल बाय द एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस। अब वो आपका प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है,
ये सब क्या होते हैं हम इस पे बाद में आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उन बेसिक्स को समझना कि क्या हम ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या हमारी बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, लायबिलिटी मतलब है भार, बोझ, दायित्व। एनीथिंग जो कंपनी को पे करना है, एनीथिंग विच इज पेएबल बाय कंपनी इज, या हम बोलेंगे कि कोई भी क्लेम जो कंपनी का है जो पेएबल है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी, जो हमें पे करना है या हमारा कोई क्लेम है। फिर हमने तीसरी जो बात करनी है वो करेंगे हम कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, कैपिटल समझने के लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमने अभी पुराना एग्जांपल लिया था, हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा बंदा है राम, जिसने अपना बिजनेस चालू करा। और दोस्तों, अभी जैसा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, आज जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आज आप अपने पास में 2 फ्रूट की दुकान खोलते हैं या कोई आप बड़ा सा बिजनेस खोलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा बिजनेस में लगाना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ माल, या आपको कुछ ना कुछ गुड्स खरीदना पड़ेगा, कुछ सामान रखना पड़ेगा जो बेचोगे। अगर आप सपोज करो कोई परचूनी की शॉप खोलते हो, ग्रोसरी की शॉप आपने खोली, तो ग्रोसरी का आपको सामान खरीदना पड़ेगा। आप किसी ना किसी बंदे के पास XYZ के पास से सामान खरीदोगे, और फिर कस्टमर को बेचोगे। करेक्ट। तो हम सबसे पहले ये जो सामान खरीदेंगे, तो इसको खरीदने के लिए 2 चीजें हो सकती है। या तो मैं बोलता हूं कि राम जो है, इसके पास में बहुत पैसा था, इसने 10 साल कंपनी में काम किया था, अपनी बहुत अच्छी अच्छी सेविंग करी थी, और इसने बोला कि भाई अब मेरे पास में 20 लाख रुपए जमा हो गए हैं और मैं अब इससे बिजनेस चालू करना चाहता हूं। तो राम ने क्या करा, अपने ये 20 लाख रुपए लिए और उसने अपने बिजनेस में लगाए। बिजनेस में लगाए मतलब उसने अपने इस बिजनेस को खोला और अपने ये XYZ इन 3 बंदों के पास गया और इन्हें बोला कि भाई मुझे ग्रोसरी का सामान चाहिए, ये लिस्ट पकड़ो। और उन्होंने उसको लिस्ट दी, उनसे सामान लिया, उसके लगे यहाँ पे सपोज करो 2 लाख रुपए। तो उसने ये 2 लाख रुपए पे करा यहाँ पर, और ये सामान लेके वो बिजनेस में आ गया। अब उसकी दुकान पर ये सारा सामान पड़ा है, और फिर उसको पता था कि अब मेरे को दुकान चलानी है, तो मेरे को दुकान के लिए एक प्रॉपर्टी और एक लैंड भी खरीदना पड़ेगा, यानी कि एक दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। दुकान किराए पर लेने के लिए मुझे रेंट भी देना पड़ेगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसने अपने ये जो बाकी 18 लाख रुपए उसके पास पड़े थे, वो ये कैश लेके आया। मतलब उसने क्या करा कि वो 2 लाख रुपए के तो सामान लेके आया और 18 लाख रुपए वो कैश लेके आया। सामान को हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं गुड्स, तो 2 लाख रुपए का वो गुड्स लेके आया, 18 लाख रुपए का कैश लेके आया। तो जो ये राम पैसे लेके आया है, वो अपने कहाँ लेके आया है, बिजनेस में लेके आया। तो हमने क्या बात करी कि हम जो भी अकाउंट्स बुक्स बनाएंगे वो किसके बारे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे बिजनेस के लिए। राम के लिए बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, जब बिजनेस की हमने बात करी, तो आपके साथ में मैंने अभी क्या बात करी थी कि भाई हम कोई भी जो मेरे पर भार है वो मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं लायबिलिटी बोलूंगा। करेक्ट। तो हमने बोला कि भाई ये जो बिजनेस ने शुरू करा, इसमें जो ये 20 लाख रुपए लाया है, यानी कि 18 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए ये सामान, तो अल्टीमेटली इस बिजनेस के लिए राम को कितने देने बनेंगे। आज जब राम बिजनेस में ही पैसे लाया है, तो राम की क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं बिजनेस खत्म करूंगा, तो अगर मेरे 20 लाख रुपए प्लस अगर मैंने कुछ कमाया है माइनस मैंने कुछ गवाया है, कमाया को हम बोलते हैं प्रॉफिट, गवाया को हम बोलते हैं लॉस। तो मैं सपोज बोलता हूं मैं 20 लाख रुपए लाया, मैंने इस पीरियड में जो भी प्रॉफिट कमाया वो बढ़ाकर, या लॉस अगर मैंने किया है तो लॉस हटाकर
मैं अपना ये सारा पैसा घर ले जा सकता हूं। तो मतलब बिजनेस के लिए ये 20 लाख रुपए एक लाइबिलिटी है। करेक्ट। बोले अरे सर ये तो गुडविल कैपिटल होती है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो मेरे वीडियो देखेंगे, तो आप बोलेंगे अरे ये तो गुडविल नहीं, लाइबिलिटी नहीं, कैपिटल होती है। तो दोस्तों मैं उस पर आना चाहूंगा कि अब यहां हमें समझना है कि जब जो बिजनेस को ओन करता है, यानी कि जो ओनर होता है वो घर का आदमी होता है। घर का आदमी मतलब इंटरनल पर्सन। तो अगर उसके लिए कुछ लायबिलिटी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि धंधे के लिए राम जो है वो क्या है? उसका घर का पर्सन, यानी कि ओनर, जो बिजनेस को ओन करता है। जब वो ओन करता है तो वो इंटरनल आदमी हुआ, मतलब वो इंटरनल लायबिलिटी हुई। और इसी इंटरनल लायबिलिटी को हम कहते हैं कैपिटल। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब, कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का सरल शब्दों में जो मतलब हुआ वो ये हुआ, क्लेम्स ऑफ द ओनर। हमने क्या बोला था? हमने लायबिलिटी के लिए क्या बात करी थी? जब हमने लायबिलिटी की बात करी थी हमने क्या बोला था कि दिस इज क्लेम पेएबल, यही बोला था। और कैपिटल के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं? क्लेम ऑफ द ओनर। कैपिटल के लिए मैंने आपको यही तो बोला है कि ये क्लेम है किसका? ओनर का। तो ऐसा कोई भी क्लेम जो पेएबल है टू ओनर वो मेरी कैपिटल है। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं दोस्तों। इस बार भी राम के पास में 20 लाख रुपए की प्रॉफिट इसकी सेविंग थी। ये अपना एक नया बिजनेस शुरू कर रहा था। इस बार जब ये बिजनेस के लिए पैसा लेके जा रहा था तब इसके पिताजी ने इसको समझाया कि बेटा तू पूरे 20 लाख रुपए यहां लगा देगा तो तेरे पास क्या बचेंगे? उसने बोला पापा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो पिताजी ने बोला कि एक काम कर, 15 लाख रुपए तू बिजनेस में लगा और 5 लाख रुपए अपने पास में सेविंग अपने पास ही रख। राम ने बोला ठीक है पापा। उसने अब बिजनेस में 15 लाख रुपए कैश लेके आया। तो हमने क्या बोला कि बिजनेस में क्या चीज आई? कैश आई। और इसके पेटे कंपनी के पास में एक इंटरनल लायबिलिटी आई जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्यों? क्योंकि दिस इज अ क्लेम किसका? और ओनर। क्यों? क्योंकि राम जो है वो इस बिजनेस को ओन करता है, यानी वो ओनर है। तो एनी पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एनी क्लेम पेएबल टू द ओनर वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। ठीक है। अब लेकिन बिजनेस के लिए तो मेरे को वापस से, जब मैंने बिजनेस शुरू करने की बात करी थी तो हमने बोला था कि वो XYZ से माल लेके आया था। अब ये 15 लाख रुपए उसको बिजनेस में चाहिए थे। तो उसने इन लोगों को बोला कि भाई मेरा नया बिजनेस है, मुझे 2 लाख रुपए का माल दे दो, लेकिन किस पे दे दो? उधार पर दे दो। समझ रहे? तो वो माल लेके आया। इन लोगों ने बोला कि ठीक है ले जा, 1 महीने में तू मुझे पेमेंट कर देना। तो जब ये राम माल लेके आया तो बिजनेस ने इससे पूछा कि भाई क्या लाए हो? उसने बोला मैं माल लाया हूं। माल मतलब क्या हुआ? गुड्स। हमने बात करी थी अकाउंट्स की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो दोस्तों उसके पास क्या आया? एक तो उसके पास में 2 लाख रुपए का माल आया। अब हमने बोला था कि भाई माल क्या होता है हमें समझना है। क्या माल को मैं फ्यूचर में बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूं? कमा सकता हूं। मैं माल को बेच के पैसे ले सकता हूं? ले सकता हूं। तो मतलब मेरा यहां पे फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है? तो मतलब ये मेरी असेट है। समझ रहे? एक सिंपल लाइन हमने समझी कि भाई असेट क्या होती है और हमने उसको अप्लाई करा और हमारे यहाँ लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो हमें अब एग्जाम्पल याद नहीं रखने, हमें लॉजिक याद रखना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो तरीका है हमारा सोचने का हम उसे ही बदल लेंगे। ठीक है। लेकिन
साथ में जब राम घर आया, जब उससे बिजनेस ने पूछा कि भाई क्या लाए हो, तो उसने बोला ये 2 लाख रुपए का माल लाया हूं, लेकिन उनको 1 महीने बाद पैसा भी देना है। तो बिजनेस का बोझ बढ़ गया। उसने बोला कि अच्छा 2 लाख रुपए देने हैं, मतलब ये हमारा एक दायित्व है जो हमें पे करना है। दिस इज पेएबल, यानी कि ये उसका एक क्लेम है जो वो मुझसे ले सकता है। ठीक है, तो इट्स अ क्लेम पेएबल। किसको पेएबल है भाई? ये पेएबल है XYZ को। उसने पूछा क्या ये ओनर है? हमने बोला कि नहीं भाई, ये ओनर नहीं है। तो बोले कि एनी क्लेम पेएबल टू आउटसाइड वुड बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। तो हमने बोला कि वो 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी लाया है। समझ रहे हो दोस्तों? तो हमने यहां पर लाइबिलिटी एंड कैपिटल को समझा, और यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि कैपिटल इज क्लेम ऑफ ओनर्स, वेयर एज लाइबिलिटी इज जो आपका पेएबल है किसी भी थर्ड पार्टी को। लाइबिलिटी कितनी तरह की होती है, असेट कितनी तरह की होती है, कैपिटल में क्या होता है, ये सब हम अच्छे से आगे बातें करेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि वो क्या होता है। तो दोस्तों, चौथा जो आज हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो होती है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, एक्सपेंसेस का मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मेरा मतलब है, जो मैं समझता हूं, वो ये है कि कोई भी बिजनेस में जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करी है, उनके पेटे जो भी हमने पैसा दिया है, वो हमारा एक्सपेंस है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हम जो भी अकाउंट्स में बात करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, राम के लिए नहीं करते। तो बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आपने कंज्यूम करी है, उसके लिए जो भी आपने पैसा दिया है, या जो भी आपने पैसा दिया है, या जो भी दिया है, हो सकता है आपने किसी चीज के एक्सचेंज में वो किया हो, तो जो भी आपने दिया है वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। सिंपल। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि क्या मैंने जो आपको ये बताया है ये हमारा अप्लाई होता भी है या मैंने ऐसे ही समझा दिया है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंस की, किसी भी कंपनी के अंदर हम बात करते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंस की, तो एम्प्लॉय एक्सपेंस क्या होता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी। मेरा एक बंदा था, उसने 1 महीना मेरे पास में काम किया। से फॉर एग्जांपल आज चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से फॉर एग्जांपल उसने मेरे यहाँ पे 1 मंथ काम करा, और 1 मंथ के एंड पे वो मेरे पास आया कि सेठ जी मुझे पैसे दे दो। सेठ जी ने उसको 1 महीने की जो भी उसकी सैलरी होती थी वो उसको दे दी। तो एक कंपनी के लिए खर्चा है या नहीं है? ये खर्चा है। कैसे? जो उसकी सर्विसेज थी वो उसने इस 1 महीने की दे दी और कंपनी ने उसको पैसा दे दिया, तो हुआ एक्सपेंस। अगर उसने सर्विसेज नहीं दी तो क्या होगा? हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, मैंने एक कंपनी खोली। कंपनी के लिए मैंने सोचा कि यार अपन एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए विज्ञापन देने के लिए सोचा। हमने बोला कि यार बड़ा विज्ञापन है तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो हमने बोला कि हम 50 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। और मेरे साथ में जो मेरी टीम थी, जो बिजनेस में हमारे साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सर इसमें से अपन कुछ तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देंगे, कुछ टीवी पे देंगे, कुछ अपन पैम्पलेट्स बंटवाएंगे। ठीक है, तो इन सब का सर अपने को जो अपन सिंस अपन अभी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अपने को इसका बेनिफिट अगले 3 से 4 साल तक मिलता रहेगा, या 4 से 5 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा।
क्यों? क्योंकि लोग इसको देखते रहेंगे, टीवी पे आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, पैम्पलेट बटेंगे। तो सर ये 4-5 सालों तक लोगों को नॉर्मली दिमाग में रहता है। हम धीरे धीरे उनको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक बार टीवी पे दिखाया और उसका पैसा दे दिया। धीरे धीरे ऐड आते रहेंगे तो लोगों को याद रहेगा। तो सर ये 3-4 साल तक या 5 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। जब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया तो फिर कंपनी ने बोला कि बोले ठीक है। अगेन बिजनेस मैंने चालू वही किया था 1/4/21 को। मेरे साथ वालों ने बोला कि सर ये 5 साल तक आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। कितने रुपए का? 50 लाख रुपए का। तो दोस्तों जब आप 1 साल खत्म कर दिया आपने, यानी कि आप 31 मार्च 2022 पे बैठे हैं, तो क्या आपके लिए ये पूरा 50 लाख रुपए आपका खर्चा है या क्या है? फिर से मैं आपको बोलूंगा, एक बार आप वीडियो को रोकें और एक बार अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करें। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है आप उसको अप्लाई करें और ये देखें कि क्या आपके हिसाब से ये होना चाहिए था। तो दोस्तों हम अपने सारे लॉजिक्स यहाँ लगाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ये जो खर्चा है ये मुझे 5 सालों में मिलेगा। मतलब मैंने 1 साल, अभी मेरा कितना टेन्योर खत्म हुआ है? 1 साल। ऐसे मुझे 5 सालों तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मेरे ये जो गुड्स हैं या जो सर्विस है, तो हम किस में फॉल होते हैं? हम फॉल होते हैं सर्विस में, क्योंकि हमने एक एडवर्टाइजमेंट लिया है। क्या हमने इसको कंज्यूम कर लिया है क्या? तो हमने इसको केवल 1 साल के लिए कंज्यूम करा है। अभी 4 साल का बेनिफिट अभी और है। बेनिफिट कुछ क्लिक हुआ दिमाग में? हमें इससे 4 साल का फ्यूचर बेनिफिट अवेलेबल है जो हमें मिलता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ उसका दोस्तों? ये जो 4 साल का पार्ट है ये हमारा हुआ असेट। ये जो 1 साल जो हम कंज्यूम कर चुके हैं वो पार्ट हुआ हमारा एक्सपेंस। तो हम बोलेंगे कि ये जो 50 लाख है इसको हम 5 पार्ट में तोड़ते हैं। 10 लाख, 10 लाख, सॉरी पहले साल के एंड पे 10 लाख, दूसरे साल पे 10 लाख, ऐसे ही 5 सालों पे हम इसे तोड़ते हैं। और सिंस हम अभी बैठे हैं इस साल के ऊपर यानी ईयर 1 पे, तो हमारे जो बेनिफिट कंज्यूम करा है वो करा है फर्स्ट ईयर का, इसलिए ये फर्स्ट ईयर का हमारा पार्ट हुआ एक्सपेंस। और सिंस ये जो 4 पार्ट अभी बचे हैं, जो 4 साल का बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला है, जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारा असेट हो गया। ये अब दोस्तों जब आप बुक्स में पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ा है वो बोलेंगे कि सर ये तो इसको तो कुछ और नाम होता है। वो नाम है दोस्तों, बट उसका नेचर असेट ही है। अब नाम क्या होता है हम समझते हैं। तो अल्टीमेटली आपने ये जो पूरा खर्चा है ये आपका क्या है? अल्टीमेटली तो एक्सपेंस ही है, बट ये मेरा डेफर हो गया है। मतलब मैंने इसे 5 साल में डेफर कर दिया है, तो हम इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन हमने नेचर कैसे समझा कि इसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये एसेट है। इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी खा चुके हैं, मैं इसको आराम से बचा चुका हूं, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। तो हमने यहां पे समझा चौथा हमारा कीवर्ड जो आप आज नहीं पूरी अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ेंगे कि एक्सपेंस होता क्या है। दोस्तों ये जो भी मैं आपसे आज बात कर रहा हूं ये मेरे 11 साल के एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी का मैं आपको समरी बता रहा हूं, जो मुझे समझ आता है कि जब मुझे किसी को समझाना है बेसिक्स में या बिल्कुल आम आदमी की भाषा में, तो वो मैं किसी को अगर समझाता हूं तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है और हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब मैंने आपसे फिर बात करी थी कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी ही हमारी पहली क्लास के अंदर इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं। हमारी पहली क्लास का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसको बहुत बेसिक भाषा में समझें
तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इवेंट, क्या बोला हमने? हमने बोला कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जो हमारा एक्सप्रेस होता है किस में? पैसे में। फाइनेंशियल का मतलब ही क्या हुआ कि वो पैसे में मेजर हो सकता है और वो चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टी। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है हमेशा। तो हमने बोला कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है और वो चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशन बोथ द पार्टीज की। मतलब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ से फॉर एग्जांपल कि मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो क्या मेरा मैनेजमेंट अच्छा है ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है? तो मैं बोलूँगा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मनी टर्म्स की बात नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है, ये क्वालिटेटिव विशेषता है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ये मेरी वो नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बट मैं बोलता हूँ मैंने माल खरीदा तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि माल खरीदने में मेरा पैसा लगा। पैसा लगा पहली चीज, माल आया दूसरे के यहाँ से माल गया, तो दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन बदली। तो और ये पैसे में डिटरमाइन हो सकता है। मैंने माल बेचा, मशीनरी खरीदी, मशीन बेची, मैंने अपने एम्प्लॉय को पैसा पे करा क्योंकि यहाँ से एक जगह से पैसा गया दूसरी जगह पे पैसा आया। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल इवेंट है जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता है और चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टीज, वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब दोस्तों जो मैंने आपसे लास्ट बात करी थी कि हमारी ड्राइंग क्या होती है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल शब्द है जो हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि राम जो है वो, ये हमारा राम है, इसने एक बिजनेस शुरू करा है। तो हमने बात करी थी कि इसके पास में 20 लाख रुपए थे और शुरू में जब इसने बिजनेस शुरू करा था तो ये 2 लाख रुपए का इसमें से सामान ले आया था और 18 लाख रुपए कैश ये बिजनेस में लेके आ गया था। पिताजी ने समझाया कि बोले बेटा थोड़ी अपने पास में सेविंग रखो, बट नहीं, राम को तो नहीं रखनी थी, उसने अपने पास में सेविंग का 0 रखा। तो अब क्या हुआ कि जब उसने ये बिजनेस चालू करा उसके 2 महीने बाद उसको खुद के लिए गाड़ी लेने का मन करा। उसका मन किया कि भाई मैं एक कार खरीदता हूं, लेकिन वो कार बिजनेस के लिए नहीं खरीदनी थी, राम को अपने खुद के लिए खरीदनी थी। तो हमने जैसा कि अभी बात करी दोस्तों कि बिजनेस अलग है, राम अलग है, और अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो आप? बिजनेस की। तो ये जो कार वो ले रहा है वो संपत्ति तो है, इट इज अ असेट। क्यों? क्योंकि उसका फाइनेंशियल बेनिफिट है, बट राम की बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में नहीं। और राम को पैसा भी चाहिए था और उसका सारा पैसा तो लग गया बिजनेस में। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं बिजनेस में से ही 5 लाख रुपए निकाल लेता हूं और अपने लिए गाड़ी खरीद लेता हूं। तो ये जो कैपिटल को कम करते हैं, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए आप अपने बिजनेस से कुछ भी निकालते हो, वो कहलाता है ड्राइंग। कौन निकालता है? ओनर निकालता है। तो मतलब क्या हुआ ड्राइंग का? ड्राइंग का मतलब हुआ कि कोई भी ओनर जो बिजनेस का है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालता है तो हम उसे कहेंगे कि वो ड्राइंग है। मतलब उसने अपनी शेयर कैपिटल में से ड्राइंग, अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करी है, मतलब उसने विड्रॉल करा है। जैसे आप बैंक में से पैसा निकालते हो और बैंक से पैसा कम हो जाता है, वैसे ही मैंने बिजनेस के बैंक में, बिजनेस रूपी बैंक में पैसा डाला, अब मैं उसमें से कुछ भी निकालूंगा तो वो मेरा विड्रॉल ही ड्राइंग कहलाता है और उससे मेरी कैपिटल कम होती है। जैसे बैंक से पैसा निकाला तो बैंक में खाता में बैंक बैलेंस कम हो जाता है, वैसे अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला तो आपकी बिजनेस में कैपिटल कम हो जाती है। समझ रहे? अब हमने बोला कि कुछ भी निकाला, तो बोले सर उसने पैसा निकाला है, फिर कुछ भी का क्यों हम बोलते हैं? तो सपोज करो मेरा जो है यहाँ
कार बनाने का ही बिजनेस था और राम को कोई कार ही पसंद आ गई, तो उसने बोला यार मैं बिजनेस का ओनर हूँ तो एक कार तो मैं भी रख सकता हूँ। तो उसने बोला कि यार मैं यहीं से एक कार ही खरीद लेता हूँ। तो उसने अपनी बिजनेस में से अपने जो काम है उसमें से कार ले ली और अपने पास में यूज करने लगा। तो ये जो उसने कार खरीदी है इसकी जो वैल्यू है वो भी उसकी अल्टीमेटली ड्राइंग ही है। तो हम बोलते हैं कि कुछ भी निकाला पर्सनल यूज के लिए वो आपकी ड्राइंग है। बात बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये हमने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स के साथ में आज एक अंडरस्टैंडिंग ली कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या ड्राइंग है, क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटी है। तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ में आज की पूरी क्लास को समराइज करूं तो हम बोलेंगे कि असेट क्या है, जिसका कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमारे पास में फ्यूचर बेनिफिट है। लाइबिलिटी क्या है, बोले साहब लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी इज अ पेएबल या क्लेम जो कंपनी को पे करना है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन भाषा में लिखूं तो हम बोलेंगे इसे क्लेम पेएबल बाय कंपनी। फिर तीसरा हमने बोला कि भाई कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या है, इट्स अ क्लेम ऑफ ओनर। मतलब इसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो ओनर की यानी कि इंटरनल लायबिलिटी। ये वर्ड बहुत कम यूज होता है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए या समझदारी के लिए, जानने के लिए कि भाई हमें मतलब समझना है तो हमने समझ लिया, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, हम इसे इंटरनल लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आप हमारे साथ में दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी फ्रेंड्स, जूनियर कलीग्स, भाई बहनों के साथ में शेयर करें और अपना ये हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डीए नॉलेज हॉटस्पॉट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। फिर हमने बात करी दोस्तों कि कैपिटल और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो लायबिलिटी इज अ क्लेम पेएबल बाय द कंपनी टू एनीवन और कैपिटल इज क्लेम ऑफ ओनर। फिर हमने बात करी कि एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूम कर ली है हमने, जो हमने खा लिया है। फिर हमने बात करी कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट जो मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज। फिर हमने बात करी कि भाई ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग होता है ओनर ने बिजनेस से जो कुछ भी निकाला वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों बस एक छोटी सी बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी ये जो जानकारी समझी है उसी से हमारी अगली क्लास बहुत लिंक है। तो हमें थोड़ी सी एक चीज समझनी है कि जब भी एक आम आदमी, ठीक है, इस जो भी अब हम पढ़ेंगे ये हमारी अगली क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी एक आम आदमी बोलता है कि यार मैं बोझ में दबा हूं, ठीक है, बोझ में दबा हूं या मेरे पर दायित्व बहुत सारे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि बोले यार ये आदमी तो इसके पास में पैसे की कमी होगी। कमी को हम कैसे डिनोट करते हैं कि भाई ये जो हमारी एक अच्छी जिंदगी की लाइन है वो इससे नीचे होगा, मतलब नेगेटिव में होगा। करेक्ट। इस नेगेटिव का मतलब है, और इस बोझ का मतलब क्या हुआ, बोझ का मतलब हुआ लायबिलिटी। और हम क्या समझते हैं कि भाई अगर दायित्व बहुत है तो मतलब वो नेगेटिव है, तो मतलब लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव को अकाउंट्स की भाषा में हम बोलते हैं क्रेडिट। दोस्तों बहुत बेसिक बता रहा हूं,
और अगर आप ये याद रखते हैं, ये समझते हैं, आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। आम आदमी के लिए अगर कोई भी आदमी बोझ में दबा है या दायित्व की उसके पास में भरमार है, तो हम बोलते हैं कि उसके पास में मतलब पैसे की कमी हो गई होगी, मतलब वो आम जिंदगी की रेखा के नीचे है, मतलब वो नेगेटिव में है। तो बोझ का मतलब क्या होता है, हमने बात करी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव को हम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं क्रेडिट। सेम ऐसे ही आप असेट की जब हम बात करते हैं, तो अगर किसी के पास में बहुत संपत्ति है तो वो क्या है, वो बहुत अमीर है। अमीर है मतलब उसके पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। करेक्ट। पैसा है मतलब उसका वर्थ ज्यादा है। ज्यादा मतलब एक्सेस, यानी पॉजिटिव। करेक्ट। अगर आप किसी को देखते हो कि भाई वो लाइबिलिटी से दबा हुआ है, तो आप उसको नेगेटिव समझते हो कि भाई हाँ यार ये तो एक गलत पॉइंट है। गलत पॉइंट मतलब कि नेगेटिव है, मतलब यहाँ कुछ खर्चे के आसार हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही हम बोलते हैं कि भाई ये जो किसी के पास बहुत संपत्ति है मतलब वो अमीर है, मतलब ये तो एक पॉजिटिव चीज हो गई। तो दोस्तों असेट का बैलेंस क्या होता है हमेशा, असेट का बैलेंस होता है हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि संपत्ति जिसके पास ज्यादा है, मतलब जिसके पास असेट ज्यादा है, वो पॉजिटिव है, तो मतलब असेट का बैलेंस होता है हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव को अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं डेबिट। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। ये जो बात हमने करी है आपके साथ में अभी ये वाली, इसको हम छेड़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां हम इस टॉपिक को लेकर हमारी जर्नल एंट्री समझेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है और क्या उसमें करा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि आपने आज इस वीडियो में कुछ सीखा है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग, दोस्तों सभी के साथ में आप ये वीडियो शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें अगर आपको पसंद आता है तो, ताकि आप हमारे नए वीडियो की जानकारी ले सकें। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बस यही कहूँगा कि कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि हमारा एक टैगलाइन भी है कि वी बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिकॉज इट नेवर चेंजेस। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी चेंज हो जाए कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, रटना नहीं है। अगर आप ये करेंगे, अकाउंट्स तो इजी लगेगा ही, आप जिस सब्जेक्ट में इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे आपको उसमें मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।